नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सात्विक बनर्जी। मेरा चैनल सैटिस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए और आज जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूं, इसका नाम है वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 1955 से 1975 तक। मेनली वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इसको इंडो चाइना रीजन भी बोला जाता है यहाँ पे। और ये टॉपिक बहुत ख़ास इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों का जो सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका है, इसको बहुत बुरी तरह यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड डिफीटेड इन दैट पर्टिकुलर वार, अमेरिका। सो अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो वियतनाम वॉर मेनली हुई थी नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच। नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट था सोवियत यूनियन और अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का, और साउथ वियतनाम को सपोर्ट थी अमेरिका एंड अदर नॉन कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ का, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स पार्ट। डिटेल्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं 1941 से। 1941 तक लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये सब फ्रेंच कॉलोनीज थी। फ्रेंच कॉलोनीज मतलब जैसे हम लोगों का इंडियन ब्रिटिश कॉलोनीज था 1947 से पहले, सेम फ्रेंच कॉलोनीज थी। सो 1941 के बाद 1941 से लेकर 1945 तक जो 5 साल वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई थी, उस टाइम में जब हिटलर जापान, उस टाइम में जापान ने अटैक कर दिया था वियतनाम में, फ्रांस को भगा के वहाँ पे जापानीज़ कॉलोनी का स्थापना कर दिया। सो वहाँ पे 1941 से 1945 तक जापानीज़ कॉलोनीज थी। वियतनाम में एक लीडर था, उनका नाम था हो ची मिन। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, हो ची मिन। उन्होंने एक सोवियत यूनियन से ट्रेनिंग लिया था, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, और उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया था, एक पार्टी बोल सकते हैं आप, जिसका नाम था वियत मिन। इनका मेन एजेंडा था पहले फ्रांस से लड़ने का, फ्रांस के साथ फाइट इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद जापान के साथ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, राइट। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी में जापान में बॉम्ब गिराया गया, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। सो वियतनाम भी फ्री हो गया, वियतनाम में भी जापानी सोल्जर्स सरेंडर कर दिया। सो होची मिन ने और वियत मिन ने वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का स्थापना की। उस गवर्नमेंट का नाम था DRV, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। मगर एक्चुअली हुआ क्या, फ्रांस वहाँ पे फिर से वापस आ गया 1945 में, आके बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज पहले थी, अब फिर से हम लोग वहीं पे फ्रेंच कॉलोनीज का स्थापना करेंगे, तुम लोगों का गवर्नमेंट हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, DRV और होचिमिन इन लोगों को वो लोग ओवरथ्रो कर दिया फ्रांस ने, और वहाँ पे फिर से लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में अपना फ्रेंच कॉलोनीज का स्थापना कर दी। इससे क्या हुआ, होचिमिन, वियतमिन ये सब बहुत फ्यूरियस हो गया। तो उन्होंने क्या कि वहाँ गेरिला वारफेयर स्टार्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट में, आपका जो फ्रांस एंड फ्रेंच सोल्जर्स कॉलोनीज, उसके खिलाफ स्टार्ट कर दिया वारफेयर, गेरिला वारफेयर, राइट। अब यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि 1945 तक 55 से कोल्ड वॉर का स्टार्ट हो गई थी। कोल्ड वॉर के बारे में अगर आप लोग वीडियो मेरा नहीं देखे हो, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दिया हूँ, इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा आप लोगों को, राइट। सो कोल्ड वॉर मतलब क्या होगा, दो गुट, एक कम्युनिस्ट एक नॉन कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट में सोवियत यूनियन लीडर था, नॉन कम्युनिस्ट में अमेरिकन लीडर था। इसके बीच एक कोल्ड वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी, जिसका इम्पैक्ट वियतनाम में भी आ गया था। कैसे, वियतनाम का जो होची मिन है, वियत मिन, इसको सपोर्ट कर दिया था चाइना, सॉरी तब चाइना, तब तो चाइना एक्चुअली कम्युनिस्ट हुई नहीं थी, कम्युनिस्ट हुई थी 1949 में। सो सपोर्ट किया था सोवियत यूनियन और अदर कम्युनिस्ट कंट्री, और साउदर्न बोल रहा हूँ अभी से, आपका जो फ्रेंच कॉलोनीज था फ्रांस, उसको सपोर्ट कर दिया था अमेरिका और अदर नॉन कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट अलाइज ने, राइट। सो इसके बाद क्या हुआ, एक कोल्ड वॉर का शुरू हो गया वहाँ पे। कोल्ड वॉर के साथ साथ गेरिला वॉर, कोल्ड वॉर नहीं बोलूँगा, वहाँ पे डायरेक्टली वॉर चल रहा था, प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर तो चल रहा था अमेरिका सोवियत यूनियन के बीच, मगर प्रॉक्सी वॉर चल रहा था किसके साथ, डायरेक्ट फाइट चल रहा था होची मिन, वियत मिन के साथ, फ्रेंच कॉलोनीज का, फ्रेंच सोल्जर्स का। ये इंटेंस वॉर चलता रहा 1945 से लेकर 1954 तक। 1954 तक सोचिए इतना साल चला। अमेरिका ने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर किसी भी तरह फ्रांस हार गया, वहाँ का कॉलोनीज हट गया, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट आ जाएगा, जो बहुत खतरा है। क्योंकि अगर वियतनाम में कम्युनिस्ट आ गया तो अदर्स जो कंट्रीज है वहाँ पे कम्युनिस्ट आ जाएगा, एज पर डोमिनस थ्योरी। सो अमेरिका को किसी भी तरह वहाँ पे फ्रांस को सपोर्ट करना था। अमेरिका बिलियंस डॉलर खर्चा कर दिया, मगर एक्चुअली हुआ क्या कि फ्रांस सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। वो लोग कोप अप नहीं कर पाया वियत मिन और होची मिन का गेरिला वॉर के साथ, राइट। सो 1954 में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इंडिपेंडेंस हो गया, जैसा हम लोग 1947 में इंडिया में हुआ था, सेम। 1954 में इंडिपेंडेंस होने के बाद होची मिन को लगा कि अब हम लोग गवर्नमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्थापना फॉर्म कर सकते हैं। मगर हुआ क्या, साउदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम में वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे अभी भी अमेरिका का दबदबा, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, फ्रांस बाकी सबका इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी। तो क्या हुआ, जेनेवा
थोड़ा बहुत वार तो चल ही रहा था, ब्लड सेट हो ही रहा था। जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा एक स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, जेनेवा में एक अकॉर्ड निकला, कन्वेंशन एक निकला कि अभी का फिलहाल वार को स्टॉप करो, अभी फिलहाल लड़ाई को स्टॉप करो, सरेंडर कर दिया फ्रांस ने। अभी क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पार्टीशन किया जाएगा वियतनाम को, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को रूल करेगा होचिमिन लेड वियतमिन, और वहाँ पे उसका कैपिटल बनाया जाएगा हैनोई को। और साउथ वियतनाम रूल करेंगे एक अमेरिकन पापेट लीडर था जिसका नाम था नो डिन डीएम, ये रूल करेंगे। ये कैपिटलिस्ट लीडर था, खुद एक कैथोलिक भी था। टेम्पररी 2 देश बनाएगी, ठीक है, देश नहीं बोलूँगा, एक 2 रीजन बनाए गए, बीच में 17 पैरेलल एक लाइन बनाया गया और बोला गया कि फिर से क्या इलेक्शन होगा, और जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक आप लोग अपना अपना रूल करो, ठीक से संभालो। इलेक्शन में डिसाइड होगा कि हम लोग को यूनिफाइड वियतनाम करेंगे या नहीं, राइट। मगर ये बात ठीक से जमा नहीं होचिमिन को बोला कि ये सब, होचिमिन बोला था कि ये सब में मुझे नहीं सुनना है, अब साउदर्न पार्ट में अटैक करके साउदर्न पार्ट को भी हम लोग कैप्चर कर लेंगे और पूरा वियतनाम में हम लोग रूल करेंगे, कम्युनिस्ट रूल करेंगे। चाइना बोला कि अभी थोड़ा रुक जाओ, चाइना बोल रहा था क्योंकि तब तक चाइना कम्युनिस्ट हो चुकी थी, कम्युनिस्ट अलाइज था नॉर्थ वियतनाम का। चाइना बोला कि रुक जाओ, इलेक्शन तक वेट करो, उसके बाद देखा जाएगा। मगर एक्चुअल इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। सो 1954-1955 के बाद से इंटेंसिफाई हो गया बहुत वार, सिविल वॉर लग गया, ठीक है। नॉर्थ के साथ साउथ पार्ट का, नॉर्थ को सपोर्ट किया सोवियत यूनियन और अदर कम्युनिस्ट कंट्री जैसे चाइना, और साउथ को सपोर्ट किया किसको, साउथ को सपोर्ट किया फ्रांस, यूके, उसके बाद अमेरिका, ये सब सपोर्ट किया फ्रांस को, साउदर्न पार्ट को, नॉर्थ इंडियम को। मगर साउदर्न पार्ट में एक्चुअली क्या हो रहा था, उसका जो लीडर था नॉर्थ इंडियम, एक बहुत करप्ट लीडर था, प्लस वो खुद कैथोलिक था, खुद की क्रिश्चियन था, और बुद्धिस्ट, मेजोरिटी बुद्धिस्ट को बहुत ऑप्रेस करता था। रिपोर्ट में यह आता था कि, रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि मतलब खुलेआम शॉर्ट आउट कर देता था, खुलेआम शूट कर देगा, ठीक है। बहुत ऑप्रेस करता था, और सिविल राइट्स का कोई मतलब बात ही नहीं था वहाँ पे। साउथ वियतनाम में बहुत कैओस लग गया था क्योंकि इतना भूखमरी चल रहा था, सिचुएशन बहुत खराब हो गया था उस साइड में। उस टाइम में नॉर्थ वियतनाम में सिचुएशन थोड़ा सा ठीक था। नॉर्थ वियतनाम में इसका इन्फ्लुएंस साउथ वियतनाम में बहुत बढ़ रहा था, ठीक है। वहाँ का कॉमन सिटीजन्स जो है, कॉमन सिटीजन्स में थोड़ा थोड़ा विद्रोह, रिवोल्यूशन का जो मेंटेलिटी था, जाग रहा था। इसी दौरान क्या हुआ, एक बात बता दो, जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन का टाइम में कुछ फ्यू थाउजेंड, लाइक 4 to 5,000 कम्युनिस्ट सोल्जर्स साउथ वियतनाम में रह गया था, क्योंकि साउथ वियतनाम में थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट था जो अभी भी कम्युनिस्ट रूल के अंदर थी, ठीक है। वो सब पार्ट में 4 to 5,000 सोल्जर्स थी वहाँ पे अभी भी साउथ वियतनाम में। वो लोग सोल्जर्स जो था, वो लोग सोल्जर क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली वहाँ पे प्रोपागेंडा, नॉर्थ वियतनाम का प्रोपागेंडा फैल रहा था, बोल रहा था कॉमन सिटीजन को साउथ में कि देखो नॉर्थ कितना डेवलप कर रहा है, साउथ में तुम लोग करप्ट लीडर है, बुद्धिस्ट को ऑप्रेस करता है, नॉर्थ इंडियन का जो भाई है वो इतना खतरनाक है, ये सब बोल रहा था, ठीक है। तो ये प्रोपागेंडा चला रहा था। 1960 में क्या किया, 1960 में नॉर्थ वियतनाम ने वो जो 4-5,000 जो ट्रूप में अभी बोला, जो फाइटर था, कम्युनिस्ट फाइटर, उसको लेके एक वियतकॉन्ग बोल के एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया। वियतकॉन्ग जो गेरिला ग्रुप था, उसका मेन ही एजेंडा था साउथ वियतनाम में कैओस फैलाना और किसी तरह वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है नॉर्थ इंडियन का, उसको उखाड़ के फेंकना, ठीक है। तो समझ सकते हो कि सिविल वॉर लग गया वहाँ पे। अमेरिका को 5 साल लगा, लगभग 1955 से 1960 तक ये जाँच करने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत लेट कर चुका था, और अमेरिका को पता भी था कि नॉर्थ इंडिया में करप्ट लीडर है, उससे कुछ हो नहीं रहा, ये बंदा ठीक से रूल नहीं कर पा रहा है। अमेरिका को पता था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था अमेरिका को हारने का, राइट। 1960 के बाद वहाँ पे इतना ऑपरेशन बढ़ गया, गेरिला दमन के नाम पे, गेरिला ऑपरेशन, गेरिला को दबा के रखने का नाम पे बहुत सिविलियंस का भी जान जा रहा था। मीनवाइल हुआ क्या, एक बुद्धिस्ट गैंग निकला था, सॉरी गैंग नहीं बोलूँगा, बुद्धिस्ट एक प्रोसेशन निकला था, ठीक है। बुद्धा का बर्थडे था उस दिन, और बुद्धिस्ट का फ्लैग लेकर लोग निकला था। नॉर्थ इंडियन का जो भाई है वो बहुत खतरनाक एक रेसिस्ट था, वो खुद कैथलिक था। उसने क्या कर दिया, पुलिस को बोल के, सिक्योरिटी फोर्स को बोल के शूट डाउन करवा दिया। 9 बुद्धिस्ट का इंस्टेंट डेथ हो गई वहाँ पे, और इससे पूरा ट्रिगर हो गया, पूरा लोकल एरिया, सब जगह पूरा प्रोटेस्ट होने लग गया। ऐसे ही तो सिचुएशन टर्मोइल था और प्रोटेस्ट होने लग गया। अमेरिका को ये बात ठीक से जमा नहीं, अमेरिका को लगने लगा था दिस इज द टाइम, ये नॉर्थ इंडियन को भाई भगाना है और किसी भी तरह वहाँ का सिचुएशन को ठीक करना है, और अपना कुछ ट्रूप्स को भी वहाँ पे रखना है, क्योंकि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है साउदर्न पार्ट में। अमेरिका ने क्या किया, 1963 में किसी भी तरह वहाँ पे कू करवा दिया, नॉर्थ इंडियन को असैसिनेट करवा दिया, और अपना एक पपेट गवर्नमेंट स्टार्ट किया। उसी दौरान 10 से 12 बार गवर्नमेंट चेंज हुआ, आज ये गवर्नमेंट, कल वो गवर्नमेंट, सब अमेरिका का पपेट गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल सिचुएशन इतना डिसरप्ट हो गया था, इतना डिसबैलेंस हो गया था कि नॉर्थ को लगा कि अभी नॉर्थ वियतनाम को लगा कि ये दिस इज द गोल्डन टाइम, अब अटैक करो,
ठीक है, वो लोग अटैक कर ही रहा था। अमेरिका को लग गया था कि अभी हम लोग को ट्रूप को लाना है यहाँ पे किसी भी तरह, ठीक है। साउदर्न जो ट्रूप्स है वो लोग कोप अप नहीं कर पा रही है। अमेरिका ने क्या किया, 16,000 ट्रूप्स, फर्स्ट टाइम 16,000 ट्रूप्स को लाया अमेरिका में, राइट, सॉरी वियतनाम, साउथ वियतनाम में बेस बनाया, मिलिट्री बेस बनाया एम्बेसी को सपोर्ट करने के लिए। मीनवाइल हुआ क्या, वार इतना इंटेंसिफाई हो गया और वो बुद्धिस्ट को जो शॉट डाउन कर दिया, एक बुद्धिस्ट ने आग लगा लिया अपने ऊपर, इतना इंटेंसिफाई हो गया, सिविल वार और करप्शन इतना बढ़ गया था कि अमेरिका चाह रहा था कि अब किसी भी तरह हम लोग डायरेक्टली वार में घुस जाए, किसी भी तरह हम लोग डायरेक्टली ट्रूप को इन्वॉल्व कर दें गेरिला के खिलाफ, मगर दे नीडेड सम एक्सक्यूज। मीनवाइल हुआ क्या, 1964 में नॉर्थ वियतनाम के सामने एक गॉल्फ है जिसको गल्फ ऑफ टॉन्किन बोला जाता है, उसमें अमेरिका का एक वारशिप पेट्रोल कर रहा था और उसमें नॉर्थ वियतनाम का कुछ पेट्रोलिंग बोट, कुछ सिक्योरिटी बोट ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अमेरिका ने बोला कि तुम लोग मेरे ऊपर हमला करोगे, अब तुम लोग देखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अमेरिकन कांग्रेस ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि चलो अब हम लोग फुल टाइम ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे और लाखों ट्रूप्स को अमेरिका वियतनामी सॉइल पे डिप्लॉय कर दिया। This was the first time in 1964. This was the first time America was using its own troops against those guerrillas and North Vietnam. राइट 1964 में। सोचिए 1964 से लेके वो लोग कितना ट्रूप बढ़ा रहा था अमेरिका। बाय 1967 5 लाख अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पे मौजूद था वियतनामी सॉइल में, राइट। अब अमेरिका पूरा फुल टू अटैक करना स्टार्ट कर दिया, एयरक्राफ्ट से बॉम्बबारी कर रहा है, इतना बॉम्बबारी किया क्योंकि देखिए वो एरिया पूरा जंगल एरिया है, ठीक है। जंगल एरिया में और टेरेन बहुत खतरनाक था, माड़ी रास्ता था, सिचुएशन बहुत ख़राब था, तो बहुत बॉम्बार्ड किया। बॉम्बार्ड का काउंट ऐसे समझिए, एक स्टैटिस्टिक्स काइंड ऑफ है, एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिस्टिक्स, कि जितना टोटल वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बारी नहीं किया गया उससे कई गुना ज़्यादा बॉम्बारी किया गया था सिंगल कंट्री वियतनाम में बाय अमेरिका। तो समझ सकते हैं कि कितना बॉम्बारी हुआ था, कितना जाना नहीं हुई थी, राइट। मगर बाद में पता चला कि वो जो गल्फ ऑफ टॉन्किन में जो केस हुआ था वो फेक था। अमेरिका वो केस पूरा अपना हिसाब से बनाया था क्योंकि उस अमेरिका नीडेड एन एक्सक्यूज टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर वार डायरेक्टली, राइट। तो समझ सकते हो ये सब धीरे धीरे अमेरिकन मीडिया, मास मीडिया में, सिटीजन्स में धीरे धीरे फ्लैश आउट होने लगा। तब तक तो आपका टीवी भी आ चुकी थी और टेलीविजन से एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखा रहा है। अमेरिका क्या करता था ना, अमेरिका अपना सिटीजन्स को बोलता था कि दे द लाइड एक्चुअली कि हम लोग जीत रहे हैं। अमेरिका को लग रहा था कि अमेरिका एक्चुअली जीत नहीं रहा था। अमेरिका को पता था कि हम लोग जीत नहीं रहे, बस किसी तरह वो लोग रोक रहा था गेरिलास को, क्योंकि गेरिलास जो है वो अपना कोई यूनिफॉर्म में नहीं था, सिविल ड्रेस में था, गांव में छुप जा रहा है, जमीन गाड़ के टनल निकाल रहा है, टनल से उठ के अमेरिका का सोल्जर्स को मार के फिर से छुप जा रहा है। अमेरिकन ट्रूप्स वे नॉट ट्रेंड इनफ टू डील विद सच गेरिलास। लाइक हम लोग का जो नक्सल है, पता नहीं चलता कि कौन नक्सल है कौन आदिवासी है, सच टाइप ऑफ थिंग्स वाज गोइंग ऑन। और अमेरिकन ट्रूप्स प्रिपेयर नहीं था, लॉजिस्टिक्स ठीक सक्स नहीं हो रही थी। अमेरिका ने क्या कर दिया ना, और खतरनाक स्टेप लिया। अमेरिका केमिकल एजेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे नपलाम, एजेंट ऑरेंज, नपलाम, ये सब खतरनाक केमिकल एजेंट्स है। इससे क्या होता है ना, अमेरिका को लग रहा था कि हम लोग जंगल में नहीं घुस सकते, तुम लोग जंगल में रुके हो, चलो जंगल को ही खत्म कर दे। वो लोग ऊपर से नेपलम को फेंक दिया। नेपलम क्या करता है ना, पूरे जंगल में आग लगा दिया। फिर एजेंट ऑरेंज का यूज़ किया। एजेंट ऑरेंज क्या करता है ना, पेड़ से पत्ता झड़ा देगा ताकि वो लोग गेरिल्लास को ढूंढ पाए, अमेरिकन फाइटर, ठीक है। इसका इतना लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इफेक्ट आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसा चलता रहा और इससे बहुत सिविलियन का जान गई, बहुत सिविलियन मरी, गेरिल्लास भी मर रहा था। मगर एक्चुअली क्या होता ना, गेरिल्लास का नंबर ऑफ गेरिल्लास बढ़ भी रहा था, बहुत बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि जो कम्युनिस्ट है, जो जो गेरिल्लास है, वो लोग क्या कर रहा था, सिविल मास मेजोरिटी में अपना प्रोपागेंडा फैल रहा था। बोल रहा था देखो सिविल आदमी मर रहा है, अमेरिका सिविलियंस को मार रहा है। तो क्या हुआ, एंटी अमेरिकन, एंटी साउदर्न गवर्नमेंट के खिलाफ एक मास मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। सब कोई लाइन बाय लाइन ज्वाइन कर रहा था गेरिल्लास में। तो इन लोग का गेरिल्ला पावर बढ़ रहा था, सोवियत यूनियन का सपोर्ट भी था, चाइना का सपोर्ट भी था, और अमेरिका अमेरिका ट्रैप्ड हो गया था कि क्या करूँ, हम लोग जीत भी नहीं रहे, प्लस हम लोग किसी भी तरह इसको रोक के रखें, मगर कम्युनिस्ट को आगे भी नहीं देना है, रोक के रखना है। उस साइड क्या हुआ, अमेरिका को इंटरनल पॉलिटिक्स को भी डील करना था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ प्लस हो गया कि अमेरिका बोल रहा है कि जीत रहा है मगर एक्चुअली जीत नहीं रहा है। मीनवाइल क्या हुआ, 1968 में ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा है इसका टाइम में टेट ऑफेंसिव हो गया। टेट ऑफेंसिव मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन नॉर्थ वियतनाम ट्रूप्स और साउथ वियतनाम वियतकॉन्ग सब मिल के अमेरिकन एम्बेसी, मिलिट्री बेस, हर जगह अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इतना खतरनाक अटैक हुआ जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मगर अटैक इतना हुआ कि अमेरिकन न्यूज़पेपर तक ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंच गया कि अमेरिकन बेसेस के ऊपर, अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर एट अ टाइम बहुत सारा बॉम्बिंग हुआ। जैसे बॉम्बे में हुआ था, एक साथ बहुत जगह बॉम्ब विस्फोट हो गया, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, अटैक हो गया था।
इससे मोरल बूस्ट हो गया गेरिलास का, नॉर्थ वियतनाम का। अमेरिका का मोरल और भी डाउन हो गया था। अमेरिका इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, सोचिए उसको पता नहीं था कि कौन सिविलियन है कौन गेरिला है। वो पकड़ पकड़ के चुन चुन के देवर हंटिंग डाउन, देवर जस्ट हाउंडिंग लाइक काइंड ऑफ थिंग। इससे बहुत सिविलियन का मौत हुआ। जितना सिविलियन का मौत हो रहा है उतना ज़्यादा सिविलियन और ज्वाइन कर रहे हैं गेरिलास में, और उतना ज़्यादा प्रोपागंडा, उतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लैश हो रहा है अमेरिका में। इंटरनल पॉलिटिक्स भी हैंडल करना पड़ रहा है। ठीक है, वाशिंगटन में प्रोटेस्ट हो रहा था, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा था, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था। तो अमेरिका क्या किया, फ्रस्ट्रेट होकर एक सिविलियंस डेथ बढ़ गया था बहुत। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, 1968 में माई लाई मैसेकर बोल के एक घटना घटी। माई लाई मैसेकर मतलब अमेरिका जब सर्चिंग पेट्रोल कर रहा था तो अमेरिका को पता नहीं था कि सिविलियंस है या गेरिला है। उन्होंने, अमेरिकन मिलिट्री ने मोर देन 500 to 600, कितना 100 पता नहीं एक्चुअल काउंट, सिविलियन, आनाम सिविलियन को शॉट डेड कर दिया, शूट कर दिया। ठीक है, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा निंदा हुई इसकी। ठीक है, अमेरिकन सिटीजन्स इसका बहुत निंदा किया। धीरे धीरे अमेरिका को, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट को लगने लगा कि हम लोग यहाँ पे कोप अप नहीं कर पाएंगे, हम लोग को धीरे धीरे यहाँ पे विथड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो अमेरिका अपना गवर्नमेंट को, अपना कांग्रेस में अपने सिटीजन्स को बोला, देखिए हम लोग अपना ट्रूप को विथड्रॉ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग साउथ वियतनामीज ट्रूप्स को बढ़ा देंगे। साउथ वियतनामीज ट्रूप उतना कैपेबल नहीं था नॉर्थ वियतनामीज से साथ लड़ने के लिए। हालांकि साउथ वियतनामीज ट्रूप्स और अमेरिकन ट्रूप्स का नंबर, पावर बहुत ज़्यादा था, मगर क्या बोलो, उन लोग उतना ट्रेंड नहीं था गेरिला वारफेयर करने के लिए। वो लोग गेरिला वारफेयर कर रहा था, राइट। 1970s में धीरे धीरे अमेरिका अपना ट्रूप्स को कम करने लग गया, और 1973 तक, बाय 1973 अमेरिका, एक पेरिस अकॉर्ड हुआ, पेरिस समझौता हुआ, पेरिस पीस समझौता हुआ, जिसके दौरान अमेरिका अपना पूरा ट्रूप्स को हटा लिया। जब पूरा ट्रूप्स को अमेरिका हटा लिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो साउदर्न पार्ट में कुछ रहा नहीं। होचिमिन और वियतमिन, नॉर्दर्न पार्ट, कम्युनिस्ट, सबको लग गया था कि हाँ अब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। इवेंचुअली पूरा एंटायर साउथ वियतनाम को कैप्चर कर लिया, साइगॉन जो कैपिटल है उसको कैप्चर कर लिया, राइट। सो बाय अप्रैल 1975 एंटायर वियतनाम कम्युनिस्ट कंट्री हो गई। उसका कैपिटल का नाम हुआ हैनोई, और साइगॉन जो साउदर्न कैपिटल था उसका नाम चेंज होकर, उसका सबसे बड़ा सिटी रहा, उसका नाम चेंज होकर हो गया होचिमिन सिटी, राइट। सब समझ सकते हो कि बहुत सारे रीजंस था अमेरिका का हारने का। ठीक है, इसका बहुत इम्पैक्ट क्या हुआ, ऑलमोस्ट 58,000 अमेरिकन वर डेड, अमेरिकन सोल्जर्स 58,000, यू कैन इमेजिन। ठीक है, 15 से 20 लाख सिविलियंस का मौत हो गई थी। कितना एक्चुअल डेटा तो पता नहीं किसी को। तो समझ रहे हैं कि कितना डिवास्टेटिंग ये लड़ाई हुई थी। सो अमेरिका को इतना डिफीट हुआ, ह्यूमिलेशन फील हुआ 1975। बोला जाता है कि यही ह्यूमिलेशन, यही डिफीट एक्चुअली 1978 में अफगानिस्तान वार का शुरुआत थी। तो अफगानिस्तान वार के बारे में अगर आप नहीं देखे हो, मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा कि कैसे अमेरिकन यहाँ पे ह्यूमिलेटेड होकर वहाँ पे जाके अफगानिस्तान में जाके बदला लेने के लिए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में वो लोग अपना मुजाहिद और तालिबान का क्रिएशन हुआ। आप देख सकते हो, वो वीडियो दिया हुआ है। जितना हो सकता है आप लोगों को बोलने का कोशिश किया, जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन शेयर किया। कहीं पे गलती हो गया तो प्लीज़ थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को आपको डिलीवर कर सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।